हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि हमने बताया कि ये 10 स्टेप रिएक्शन है, जिसको हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है उसको हम समझेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले जो सबस्ट्रेट इंटर करता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। अब देखिए, सेल में हमेशा ग्लूकोज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी सेल में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज अवेलेबल है तो फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलिसिस में इंटर कर सकता है। सेल के अंदर आइदर ग्लूकोज इंटर करेगा या फिर फ्रक्टोज इंटर करेगा, बाकी कोई और ग्लाइकोलिसिस में कोई और मोनोसैकेराइड इंटर नहीं करते। अब ये मोनोसैकेराइड क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बायोमोलिकुलर एक चैप्टर है, वहाँ पे बहुत डिटेल में एक मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बायोमोलिकुलर चैप्टर में बात की जाएंगी। तो ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है, ग्लूकोज से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसके बाद बनता है दो मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब यहाँ पे देखिए कौन से स्टेप रिवर्सिबल है और कौन इरिवर्सिबल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद बनता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसको शॉर्ट में पीईपी बोलते हैं, और लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड। ये एक टेंटेटिव डायग्राम है, एक आउटलाइन है। अब इसको हम फर्दर और डिटेल में बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो जो पहला स्टेप होता है ये वाला पहला स्टेप, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कभी भी ये रिएक्शन पीछे नहीं जाएंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में चलते हैं तो कुछ रिएक्शंस आगे भी चलते हैं फॉरवर्ड और कुछ रिएक्शंस बैकवर्ड भी चलते हैं। तो ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। नीट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। हेक्सोकाइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। और एनसीईआरटी में सिर्फ इसी एंजाइम का नाम दिया हुआ है, बाकी किसी एंजाइम का नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको सिर्फ यही एंजाइम याद रखना है। अब जाहिर सी बात है कि आपने बायो में पढ़ा होगा या आपने हो सकता है कि किसी और जगह सुना हो या किसी टीचर से आपने सुना हो क्लास के अंदर कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट के अंदर हो या हमारे अंदर, कोई भी रिएक्शन बगैर एंजाइम के नहीं चलता। तो हर स्टेप में किसी न किसी एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही एंजाइम का नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा नहीं बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये एंजाइम एक्चुअल में आलोस्टेरिक एंजाइम भी कहलाता है। इसके पास दो बाइंडिंग साइट होते हैं। जब इस पे एटीपी बाइंड करता है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है। और जब इस पे एडीपी या एमपी बाइंड होता है तो इसकी एक्टिविटी या इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको आलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस के लिए। ग्लाइकोलिसिस के लिए 3 कंट्रोल पॉइंट है, पहला, तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप। ये स्टेप जो है ये पहला स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है और ये 10th स्टेप है जिसको हम लास्ट स्टेप भी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट फिलहाल के लिए याद रखना आपको जरूरी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और लास्ट स्टेप, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल, पहला, तीसरा और लास्ट इरिवर्सिबल है। उसके बाद जितने भी हैं वो सब के सब कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, वापस आ सकता है। ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, वापस आ सकता है। ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, ये भी, ये भी, ये भी, और लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, ठीक है। पहला, तीसरा, लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले स्टेप में एटीपी मॉलिक्यूल का एक्सपेंस होता है यानी खर्च होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एटीपी खर्च करते हैं तो हमको एडीपी मिल जाता है। पहला स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे स्टेप में भी हमको एटीपी खर्च करना पड़ता है, इससे हमको एडीपी मिल जाता है। यहाँ पे हमने एटीपी खर्च किया है, ठीक है, पहला, तीसरा और 7वां स्टेप, ठीक है। ये जो है 6th स्टेप है, ये 7th स्टेप है। तो जो 7th स्टेप होता है उसके अंदर भी हमको
7th स्टेप में हमको 2 ATP मॉलिक्यूल मिलता है और 10th स्टेप में भी हमको 2 ATP मॉलिक्यूल मिलता है, जो हमें याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एटीपी से रिलेटेड कितने स्टेप्स हैं वो जो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। पहला, तीसरा, 7वां और 10वां। ठीक है, ये 4 स्टेप ऐसे हैं जो एटीपी से रिलेटेड है। अब कौन कौन से स्टेप में एटीपी खर्च करना पड़ता है, तो पहले और तीसरे स्टेप में एक एक एटीपी खर्च होता है। 7th और 10th स्टेप में 2-2 एटीपी बनता है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग 4 एटीपी बना चुके हैं, 2 एटीपी हम खर्च कर चुके हैं। इसका मतलब जो नेट गेन है अभी तक का वो कितना है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी बताइए ग्लाइकोलिसिस के अंदर, तो आंसर हमारा होगा कितना, 2 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जो 6th स्टेप है, 6th स्टेप के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको मिलती है जो है NADH। 6th स्टेप में हमको मिलता है NADH और कितने NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2। ठीक है, अब इस NADH को जैसे कुछ देर पहले भी हमने समराइज करते हुए समझाया था कि इस NADH को हमको इंटर करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो इस NADH को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं और फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हेल्प से हम लोग ATP बनाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर समझेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो ये 9th स्टेप होता है, इसमें हमको एक वाटर मॉलिक्यूल भी मिलता है, जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस को ग्लाइकोलिसिस क्यों कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोस मतलब होता है ग्लूकोज या शुगर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस है। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी है, जो पूछी जाती नीट के अंदर, वो ये है कि ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है तो कौन सा एंड प्रोडक्ट बनता है, वो बनता है पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 2 पायरुविक एसिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से सभी मॉलिक्यूल डबल डबल होंगे, PEP भी डबल होगा, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं ये पूछा जाता है, तो 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं। अब अगर देखिए ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन वाले किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो हमको कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलेंगे, 8। क्यों, क्योंकि ये जो 2 NADH है, ये जब इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो यहाँ से फिर से हमको 6 एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। एक NADH से 3 एटीपी मिलता है और 2 से मिल जाएंगे 6, तो 6 एटीपी यहाँ से मिल जाएंगे और 2 एटीपी यहाँ से, 6 2 8 और 2 एटीपी यहाँ से 10। ठीक है, और एक्चुअल में हम 2 एटीपी खर्च कर चुके हैं, तो नेट गेन कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म है तो बताइए कितने एटीपी, तो उस टाइम हमारा आंसर होगा 2। और जब पूछा जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो बताइए कितने एटीपी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये NADH इंटर करना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तब हमको फर्दर 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स और ज्यादा मिल जाएंगे। एक दो बातें और यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर होता है। एक कॉमन प्रोसेस है, मतलब ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी के अंदर होगा। अब ये ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुविक एसिड बनता है, अब इसका फेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर रिक्वायरमेंट कैसा है। हो सकता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगे, हो सकता है कि फर्मेंटेशन करने लगे, हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने लगे, या हो सकता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनाए और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करके एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगे। तो डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर रिक्वायरमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, प्लस ग्लाइकोलिसिस को कुछ साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले इल्यूसिडेट किया था, उसके हिसाब से इनका नाम भी रखा गया है। सबसे पहले इमडेन, मेयरहाफ और पार्नास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को कभी कभी EMP पाथवे भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वाटर किस सिस्टम में बाहर निकलता है, ATP किस किस सिस्टम में बनते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट किस सिस्टम में ब्रेक डाउन होकर के बनते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम किस सिस्टम में यूज होता है, कि कौन से प्रोसेस को तोड़ता है और किस प्रोसेस से क्या बनाता है, कि किस सबस्ट्रेट से कौन सी चीज बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक ही एंजाइम है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। बाकी हमने एक और एंजाइम यहाँ पे बता दिया है, फास्फोफरक्टोकाइनेज PFK, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में इतनी ही बातें थी।